हमेशा की तरह आज भी अपने पास एक CSIR नेट की प्रॉब्लम है। ये दिसंबर 2011 साइकिल का है। ये 3 मार्क्स में, यानी कि MCQ प्रॉब्लम है। एक ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो रोज़ की तरह फिर एक बार हम क्या करेंगे कि प्रॉब्लम को रीड करेंगे और देखते हैं कि CSIR क्या कोर टॉपिक है, सेंट्रल टॉपिक, थीम क्या है क्वेश्चन की, जिस पे आपसे बात करना चाह रहा है। और आपको पता है कि किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को ब्रेक करने के लिए आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग रिजॉल्व करनी होती है। उससे रिलेटेड रिजल्ट्स अगर आपको याद हैं तो आप ब्रेक कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तो देखते हैं थ्रू आउट द जर्नी कि क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसमें यूजफुल होंगी, और फ्यूचर रेफरेंस में ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हुए हम उन प्रॉपर्टीज़ को याद रखें, सो दैट हमने उसको स्टार्ड इन्फॉर्मेशन करके लिख रखा है। ठीक है, तो सोल्यूशन में रीड करता हूँ और फिर डिटेल्ड एनालिसिस इसकी करते हैं। आज का प्रॉब्लम है अपने पास, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड लेट Hn बी द स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्राइसेज। पहली लाइन पढ़ने के बाद ये तो क्लियर हो रहा है कि मैट्राइसेज स्पेस की बात करने वाले हैं, और लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, वेक्टर स्पेस से मिलता जुलता लग रहा है। ठीक है, तो पहली लाइन से ये क्लियर है कि n क्रॉस n मैट्राइसेज का कोई स्पेस है, उसमें हमें बात करनी है। Let n be a positive integer and Hn be the space of all n cross n matrices। और फिर एक मैट्रिक्स A डिफाइन करी गई है, A इक्वल्स टू Aij। आपको पता है कि मैट्रिक्स को नोटेशन फॉर्म में ऐसे Aij फॉर्म में करते हैं रिप्रेजेंट, आई होप आपको पता होगा। विद इंट्रीज इन R, मतलब कि इंट्रीज जो हैं वो रियल हैं। तो ये भी क्लियर हो गया कि आपकी मैट्रिक्स जो n क्रॉस n मैट्राइसेज का स्पेस है वो रियल फील्ड के ऊपर है। यहाँ पे बोल दिया गया ना, इंट्रीज आपकी R से होंगी, तो आपको वेक्टर स्पेस के बारे में पता होगा, लीनियर स्पेस जिसका एक और नाम वेक्टर स्पेस है। यहाँ पे 2 सेट्स होते हैं, एक सेट V होता है जिसमें वेक्टर्स होते हैं, एक सेट F होता है जो फील्ड होता है। अगर आपको लीनियर अलजेब्रा की बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो आप वेक्टर स्पेस को कोरिलेट कर पा रहे होंगे, बट अगर आपको वेक्टर स्पेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो पैरेलल में लेक्चर सीरीज चलेगा, उसमें आप देख सकते हैं, या आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा उसको अलग से। अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको वेक्टर स्पेस की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको ये पता होगा कि आपके पास एक सेट V होता है जो वेक्टर्स का कलेक्शन होता है, फील्ड F होता है, और आप कुछ सर्टेन एक्सियम्स को वो सेटिस्फाई कर रहा होता है स्ट्रक्चर, तो आप बोलते हो कि V इज़ द वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बोलने वाला था कि पहली लाइन से ये क्लियर हुआ कि Hn स्पेस, यानी कि एक वेक्टर स्पेस की हम बात करने वाले हैं, और उस वेक्टर स्पेस के अंदर n क्रॉस n मैट्राइसेज होंगी, n क्रॉस n की मैट्राइसेज होंगी। ठीक है, आगे ये बोल दिया गया कि इंट्रीज जो हैं वो R से होंगी। तो R से इंट्रीज होने का ये मतलब हुआ, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि फील्ड जो आपका है वो रियल नंबर है। तो अभी तक इतना हमें पता चला क्वेश्चन रीड करने पर कि हम एक ऐसे स्पेस में बात करने वाले हैं जो मैट्राइसेज का स्पेस है, n क्रॉस n मैट्राइसेज का, और वो रियल फील्ड के ऊपर है। अब बात करी जा रही कि वहाँ पे जो मेंबर्स होंगे ना उस स्पेस में, मैट्रिक्स के स्पेस में मेंबर्स जो होंगे उस पर एक कंडीशन है, एक शर्त है। शर्त क्या है कि सेटिस्फाइंग एलिमेंट्स जो होंगे उन मैट्राइसेज के, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, Aij इक्वल टू ARS दो इंट्रीज मैट्रिक्स की बराबर होंगी व्हेन एवर I प्लस जे इक्वल टू R प्लस S। यानी कि उनके जो I J इंडिसेज आपने यूज करी हैं उनका सम अगर आर एस के बराबर होता है, जहाँ पे आई जे जो आपके आई जे आर एस इंडिसेज हैं 1 to n वेरी करेंगे, n आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो मुझे पता है कि अभी मैं ऐसे रीड कर रहा हूँ हरी में, तो आपको थोड़ा ब्लर्ड इमेज ब्रेन में बन रही होगी, बट डोंट वरी, हम इसको और क्लियर करेंगे, एक एक वर्ड को और अच्छे से क्लियर करेंगे। देन द डायमेंशन ऑफ Hn एज अ वेक्टर स्पेस ओवर R। देखिए, जो हम लोगों ने पहली 2 लाइंस में डिटेक्ट करा कि ये V ओवर R की बात कर रहा है, जहाँ पे भी आपकी मैट्राइसेज की स्पेस है, उसी को इसने लास्ट लाइन में बोल दिया कि आपको Hn का डायमेंशन निकालना है, और अज्यूम करिए कि ये एक वेक्टर स्पेस है ओवर R रियल फील्ड पे। इस बात की इन्फॉर्मेशन हमने यहीं से निकाल ली जब उसने बोला इंट्रीज R से हैं। जब उसने ये बोला कि इंट्रीज रियल नंबर्स हैं, तभी हमको ये समझ में आ गया कि ये रियल फील्ड की बात कर रहा है, वेक्टर स्पेस की बात कर रहा है, n क्रॉस n मैट्राइसेज वहाँ पे मेंबर होंगी, और रियल फील्ड पे बात कर रहा है। Hn को स्पेसिफाई करते समय बस एक कंडीशनल क्वेश्चन यहाँ पे जो CSIR आपका ब्रेन थोड़ा सा ट्विस्ट करना चाह रहा है कि यहाँ पे जो मैट्राइसेज होंगी ना, Hn स्पेस में जो मैट्राइसेज होंगी, उनके लिए कंडीशन है कि वहाँ के एलिमेंट्स
इक्वल हो जाएंगे आपस में अगर उनके इंडिसेज जो हैं आई प्लस जे वो आर प्लस एस के बराबर हो जाए। इस कंडीशन को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइंग ए आई जे इक्वल टू ए आर एस, ये कंडीशन क्या है, जल्दी से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा हमारा। एक 2x2 की मैट्रिक्स लेके समझ सकते हैं इस बात को। एक ए कोई अगर मैट्रिक्स है ना, तो इंट्रीज अगर मान लीजिए 2x2 को एग्जांपल हम ले रहे हैं तो A11 ऐसे लिखते हैं ना, ये A12 है, ये A21 पोजीशन है, ये A22 पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होते हैं तो जो कंडीशन दी गई है ना कि ऐसे मैट्राइसेज होंगी आपके एच एन स्पेस में जिनके लिए कुछ इस तरीके हो कि ए आई जे इक्वल टू ए आर एस, आई जे सॉरी ये एलिमेंट ए जो है ये ए आर एस के बराबर हो जाएगा अगर उनके जो नीचे सब स्क्रिप्ट में इंडिसेज दी हैं उनका सम इक्वल हो। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ 2x2 में हम देखते हैं ज़रा, यहाँ पे A11 किसके बराबर होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इनकी जो नीचे इंडिसेज है उनका सम करना पड़ेगा। तो 1 + 1 क्या आएगा, मैं इक्विवेलेंट पोजीशन केवल लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं सम करके डायरेक्ट इंडिसेज का लिख रहा हूँ। तो ये 1 + 1 अगर आप करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, 1 + 2 आप करेंगे तो 3 बन जाएगा। ये मैं फिर से आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग के लिए केवल मैं ये देख रहा हूँ कि पोजिशनल वैल्यू किसकी सेम आएगी तो वो एलिमेंट सेम हो जाएंगे, ठीक है। A21 के लिए आप 2 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और A22 के लिए जब आप करेंगे 2 + 2 4 हो जाएगा। यानी कि अगर मेरी ये एक मैट्रिक्स A2x2 की हमारे HN स्पेस में जो क्वेश्चन में दिया गया बिलोंग करेगी, तो इसका ये अर्थ हुआ कि इसकी जो A21 पोजीशन है, इसकी जो A21 पोजीशन है वो A12 पोजीशन के बराबर होगी, A12 पोजीशन के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ भी पोजिशनल वैल्यू 2 1 3 आ रही है, 1 + 2 यहाँ भी 3 आ रही, तो A12 विल बी इक्वल टू A21 विल बी इक्वल टू A12। 2 और 4 डिस्टिंक्ट आ रहे हैं तो ये अलग अलग एंट्रीज होंगी, लेकिन A21 और A12 सेम होंगी। एक चीज़ आपको देखने में यहाँ लग रहा होगा कि कुछ आपको ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस के जैसा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको वार्निंग दे के ये बता दूं कि अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे ए आई जे आप लिखते हैं ये सिमेट्रिक होती है, एक तो आपको ये डेफिनेशन पता होगी कि उसका ट्रांसपोज लो और वही मैट्रिक्स अपीयर हो जाए तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। दूसरा नोटेशन में इसको ऐसे भी बोलते हैं कि ए आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी अगर ए आई जे इक्वल टू ए आर एस, वेयर आई डॉट जे इक्वल टू आर डॉट एस। ऐसा होता है वहाँ पे कि अगर आपका उनके इंडिसेज का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल हो तो वो मैट्राइसेस सिमेट्रिक होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बनाएं इसको A11 3x3 का एग्जांपल लेते हैं, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और ज़रा इनकी पोजिशनल वैल्यूज का सम करते हैं, तो देखिए आप ये हो जाएगा 2 1 + 1 2 1 + 2 3 1 3 4 2 1 3 2 2 4 2 3 5 3 1 4 2 2 4 3 3 6 पोजिशनल इंडिसेज जो हैं उनका हमने सम करा है। तो अपनी एच एन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो भी इन पोजीशंस पे 3 वाली पोजीशंस पे A21 और A12 ये दोनों वैल्यूज सेम आएंगी, और 4 वैल्यूज यानी कि 1 2 3 4 ये आपकी कौन कौन सी हैं, A31 A22 A32 सॉरी 32 विल बी 5 3 1 1 3 ये डायगोनल की तीनों बराबर आएंगी। यहाँ से मैं बस ये शो करना चाह रहा हूँ कि देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए तो प्रिंसिपल डायगोनल के अराउंड होना चाहिए था। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करनी होती तो हम ये बोलते हैं ना कि 3 ये इसके बराबर आ रहा है, ठीक है, 4 4 के बराबर आ रहा है, लेकिन ये डायगोनल एलिमेंट तो किसी के बराबर नहीं आता ना भाई, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है। और अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी मैंने रिकॉल करी कि वहाँ पे ऐसे नोटेशन में जब आप लिखते हैं तो वहाँ पे ए आई जे वो 2 एंट्रीज बराबर होती हैं ए आर एस के जब उनका प्रोडक्ट इंडिसेज का प्रोडक्ट बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई है आई प्लस जे इक्वल टू आर प्लस एस, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तो केस नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक का होता तो अपने पास वेल नोन फार्मूला था,
जो जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा है। तो यहाँ पे सिमेट्री का केस नहीं है, तो अब हम कैसे प्रोसीड करेंगे प्रॉब्लम को, हम 2x2 या 3x3 की एक मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे और उसमें हम वैल्यूज निकाल के देखेंगे, और MCQ ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलिए प्रोसीड करते हैं इसको। तो यहाँ पे HN स्पेस हमारे क्वेश्चन में हमको एक ऐसे वेक्टर स्पेस के बारे में बात करना है जिसमें n क्रॉस n की मैट्राइसेज हैं, और उन मैट्राइसेज को HN के अंदर बिलोंग करने के लिए, रियल मैट्राइसेज हैं, HN के अंदर बिलोंग करने के लिए एक शर्त है कि अगर वो मैट्राइसेज HN स्पेस में बिलोंग कर रही हैं तो उनकी इंट्रीज जो हैं AIJth इंट्री ARSth इंट्री के बराबर हो जाएगी इफ़ उनका इंडिसेज का सम i + j = r + s हो जाए। हमने एग्जांपल लेकर देखा कि कैसे ये इम्प्लाई कर रहा है एक नए स्ट्रक्चर को। चूँकि ये सिमेट्रिक का केस नहीं है, मैं बार बार स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिमेट्रिक का केस अगर ये होता i.j = r.s तो अपनी प्रॉब्लम ख़त्म थी। क्यों? क्योंकि हमको डायरेक्टली पता है कि सिमेट्रिक मैट्राइसेज का जो रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज का स्पेस होता है ना, उसके लिए डायमेंशन n+1/2 होती है। ये जस्ट प्रीवियस में हमने सॉल्व करा है, 2011 का ही शायद ये प्रॉब्लम था। लेकिन यहाँ पे इसने ट्विस्ट करा है, सिमेट्रिक का केस नहीं दिया है और एक ऐसा केस दिया है जो किसी पर्टिकुलर नाम से नहीं जाना जाता है। तो प्रीवियस से तो कोई फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करने वाला, लेकिन हम क्या करेंगे, हम 2x2 या 3x3 की कोई मैट्रिक्स लेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। क्योंकि एक आइडिया हमारे पास और है, अगर कोई मैट्राइसेज का स्पेस है, अगर कोई स्पेस मैट्राइसेज का है n×n का, तो हमें यह पता है कि अगर n×n की कोई मैट्रिक्स है तो उसमें कितने पोजीशंस वैकेंट होंगे। इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर 2x2 की कोई मैट्रिक्स है, लेट अस सपोज आपके पास 2x2 की कोई मैट्रिक्स है, सो यू हैव 4 ऑप्शंस टू सेलेक्ट द एंट्रीज। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 प्लेसेज हैं उनको भरने के लिए। तो अगर 2x2 की मैट्रिक्स का स्पेस है तो इसका डायमेंशन 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो अगर n×n की बात करें तो n² हो जाएगा। ये ट्रिवियल रिजल्ट्स हैं कि अगर मैट्राइसेज स्पेस की अच्छी से आप थ्योरी पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको याद होंगी। तो अगर n×n मैट्राइसेज का, सिर्फ n×n मैट्राइसेज की स्पेस की बात कर लें तो n² डायमेंशन आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे डायमेंशन आपका n² आ जाएगा अगर n×n की मैट्राइसेज की बात कर लें। लेकिन अपना HN जो है ना, इसमें एक कंडीशन भी दी है। ये जो एक कंडीशन दी गई है, इससे हम चेक करेंगे कि कितने LI कॉन्स्टेंट्स क्रिएट हो रहे हैं। क्योंकि एक तरीका हमारे पास है, अगर मैट्राइसेज स्पेस की टोटल डायमेंशन n² हो सकती मैक्सिमम केस में, जब हम n×n की मैट्राइसेज को कंसीडर कर रहे हैं, उसमें से कितने LI कॉन्स्टेंट्स इस पर्टिकुलर केस में अपीयर हो रहे हैं। मान लीजिए 4 इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस बन रही हैं इसकी वजह से, तो मेरा आंसर हो जाएगा n² - 4। मान लीजिए अल्फ़ा AIJ = ARS n को एक पर्टिकुलर केस में जब हम लेके देखेंगे, और मान लीजिए अल्फ़ा कंडीशंस को क्रिएट कर रहा है ये, तो n² - अल्फ़ा मेरा आंसर हो जाएगा। इसको और क्लियरली आप समझ पाएंगे जब हम एग्जांपल के थ्रू आएंगे। तो नीचे मैं प्रोसीड करता हूँ। आई होप आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि एक ऐसे HN स्पेस की बात करनी है जिसमें n×n की मैट्राइसेज हैं, लेकिन वहाँ पे मैट्राइसेज को बिलोंग करने के लिए एक शर्त है कि अगर A मैट्रिक्स वहाँ पे है तो AIJth इंट्री ARSth इंट्री के बराबर हो जाएगा इफ़ i + j = r + s। मैंने लिख रखा है यहाँ पे पहले से कि हियर वी हैव कॉन्स्टेंट, हमारे पास कॉन्स्टेंट है कि इंट्रीज इक्वल होंगी व्हेन एवर देयर सम इंडिसेज का सम i + j = r + s हो जाएगा। ऑब्जर्व क्लोजली इंस्टेड ऑफ दिस इफ़ कंडीशन इज, मैंने वही बात लिख रखी है कि अगर इसके बजाय ये कंडीशन दी होती कि AIJ = ARS व्हेन एवर i.j = r.s, अगर प्रोडक्ट की बात दी होती तो क्या हो जाता, तो हमारे लिए काम आसान हो जाता। देन इट विल बी अ वेल नोन स्पेस ऑफ सिमेट्रिक मैट्राइसेज, और हमें इसका डायमेंशन पहले से पता है कि n+1/2 होगा, और हमने प्रीवियस में करा भी है इसको। लेकिन यहाँ पे कंडीशन वो नहीं है, यहाँ पे कंडीशन सम है, तो ये सिमेट्रिक मैट्राइसेज का केस नहीं है। बट हियर वी हैव सिचुएशन 1 इज़ नॉट वेल नोन, ये कोई वेल नोन सिचुएशन नहीं है। सो लेट्स यूज द कंसिडरेशन ऑफ सिचुएशनल एग्जाम्पल्स। हम n को स्पेसिफाई करेंगे, एक बार 2x2 मैट्रिक्स ले सकते हैं, 3x3 ले सकते हैं, और फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि कितनी LI कंडीशंस बन रही हैं। तो n² - दैट LI कंडीशन
हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले हम 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। एन की वैल्यू हमने 2 ले ली थोड़ी देर के लिए, तो अब हमारा H2 स्पेस बना। जो HN स्पेस की बात करनी थी उसको हम HN की नहीं कर रहे हैं, हम N को 2 लेके H2 की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। और फिर हम अपने चारों ऑप्शंस में चेक करते समय क्या करेंगे, N की वैल्यू 2 रख देंगे और डायमेंशन अभी जो निकल के आएगा चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन वो डायमेंशन दे रहा है। आई होप कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या करते हैं, N को 2 फिक्स करके 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स लेते हैं। इस तरीके होगी, A11 A12 A21 A22 पोजीशंस होंगी। और अगर आप सिचुएशन 1 अप्लाई कर लीजिए, वो क्या कहता है कि अगर पोजिशनल वैल्यूज इंडिसेज का सम इक्वल है तो वो इंट्रीज इक्वल होंगी। तो मैंने सम करा 1 + 1 1 + 2, इंडिसेज का सम करा है 2 + 1 2 + 2। तो ये मैट्राइसेज का इक्विवेलेंस जैसा कुछ नहीं मैंने नीचे लिख रखा है, एल्गोरिदम है ये केवल इस प्रेजेंट केस के लिए। तो यहाँ पे इंडिसेज का सम 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 3 4, दो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं 3 और 3। तो इसका मतलब क्या है, A21 पे वही एंट्री होगी जो A12 पे होगी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट, पता है आपको डायमेंशन मैट्राइसेज स्पेस में डायमेंशन का सिंपल फॉर्मूला जो होता है जब कोई स्पेशल केस काम नहीं करता है, जब मैट्राइसेज स्पेस में कोई स्पेशल केस काम नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, हम इंडिपेंडेंट एंट्रीज काउंट करते हैं। हम ये काउंट करते हैं कि कितने स्वतंत्र प्लेसेज हैं, इंडिपेंडेंट प्लेसेज हैं जहाँ पे आप वैल्यूज रख सकते हैं। तो यहाँ पे A11 पे इंडिपेंडेंट है, आप कुछ भी रख सकते हैं। A12 वही होगा जो A21 होगा, यानी कि A12 और A21 आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। दो लोग तो हैं लेकिन आप सेलेक्ट किसी एक को कर सकते हैं। तो भैया चाहे A12 को इंडिपेंडेंट मान लो, चाहे A21 को, एक को तो ड्रॉप करना है, ठीक। सो A11 इज इंडिपेंडेंट, A12 प्लेस इज इंडिपेंडेंट एंड A22 इज इंडिपेंडेंट। तो अगर 2 क्रॉस 2 का अगर आप H2 स्पेस इमेजिन कर रहे हैं जहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्राइसेज हैं और वो कंडीशन पर्टिकुलर आप यूज कर रहे हैं कि इंट्रीज बराबर हो जाएंगी अगर I + J = R + S, तो आपको ये पता चल रहा है कि 2 क्रॉस 2 के पर्टिकुलर केस में आपको 3 इंडिपेंडेंट इंट्रीज मिल रही हैं। और आपको क्या पता है, ये एक स्टार्ड इन्फॉर्मेशन है जो मैट्राइसेज स्पेस के बारे में आपको या किसी भी स्पेस के बारे में आपको डायमेंशन बताता है। इन एनी वेक्टर स्पेस डायमेंशन कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंट्रीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंट्रीज। किसी भी वेक्टर स्पेस में अधिकतम कितने स्वतंत्र वैल्यूज आप रख सकते हैं, मैक्सिमम कितनी इंडिपेंडेंट वैल्यूज रख सकते हैं, वही बताता है डायमेंशन को सिंपल भाषा में। तो यहाँ पे जब आपने 2 क्रॉस 2 का केस लिया ना और अपनी वो कंडीशन अप्लाई करी I + J = R + S वाली, तो आपको पता चला 2 क्रॉस 2 की केस में आपको 3 इंडिपेंडेंट प्लेसेज मिले। एक प्लेस तो मिस हो गया क्योंकि वो A21 और A12 सेम आएगा तो आप एक ही को इंडिपेंडेंट मान सकते हैं। तो 2 क्रॉस 2 के केस में आपका आंसर आना चाहिए 3 इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक और यहाँ पे मैंने कोरोलरी लिख रखी है कि इन केस ऑफ रियल मैट्राइसेज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n जो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं वो n² होती हैं। तो 2 के केस में मैक्सिमम 4 होना था, बट चूंकि आपने एक कंडीशन यूज करी और उस कंडीशन ने एक प्लेस रिड्यूस कर दिया, इसलिए आपको 3 आंसर वहाँ पे मिला। It implies that required magic figure for dimension in our case is 3। जब हम n को 2 लेंगे यानी कि H2 स्पेस कंसीडर करेंगे तो उस केस में मैक्सिमम इंडिपेंडेंट एंट्रीज 3 आ रही हैं। अब जरा हम ऑप्शंस चेक करते हैं। क्रॉस चेक वाला ये पैटर्न है क्योंकि I + J = R + S की जो सिचुएशन दी है ना, ये सिमेट्रिक तो है नहीं और कोई वेल नोन कंडीशन भी नहीं है कि आप उसको यूज कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं कि चारों ऑप्शंस में n की वैल्यू 2 रखेंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन 3 दे रहा है। क्योंकि हमने HN स्पेस की तो बात हम भैया कर नहीं सकते क्योंकि ये कोई जनरल पैटर्न डेवलप हम इतने जल्दी पेपर में कर नहीं सकते, ठीक है, हॉल में। तो हम क्या करेंगे, H2 स्पेस का एग्जांपल लेके देखा कि H2 स्पेस में डायमेंशन 3 आएगा क्योंकि 3 इंडिपेंडेंट एंट्रीज आ रही हैं आफ्टर यूजिंग दिस गिवन कंडीशन। तो n² आप करेंगे 2 2 जब 4 हो जाएगा, नहीं ये होपलेस कर रहा है, 3 नहीं आ रहा है तो पहला आंसर नहीं होगा। n² - n + 1 अगर आप सॉल्व करेंगे 2 की वैल्यू रख के तो 2 2 जब 4 -2 + 1 4 1 5 -2 3, तो बी ऑप्शन 3 वैल्यू दे रहा है। लेकिन जब आप क्रॉस चेक कर रहे हैं तो जब तक 3 ऑप्शन गलत नहीं हो जाते तब तक किसी एक को आप सही नहीं कह सकते। बी आपका मे और मे नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता क्योंकि वो 4 दे रहा है, n को जब आप 2 रखेंगे
तो आपको आंसर 3 मिलना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे में आपको 3 मिल रहा है 2 रखने पर। इट मे और मे नॉट, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और तब तक आप MCQ में काउंटर एग्जाम्पल्स को यूज करके नहीं ट्रू कर सकते जब तक रिमेनिंग 3 ऑप्शंस आप डिस्कार्ड ना कर लें। सी पे आते हैं। सी क्या कर रहा है, 2 2 जा 4 प्लस 1, अगर n की वैल्यू आप 2 रखते हैं तो ये 5 दे रहा है, यूजलेस है। हमको तो 3 की ज़रूरत है ना भाई, हमने H2 स्पेस में देखा कि डायमेंशन 3 आ रही है, तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी पे ज़रा देखते हैं, तो डी है 2n-1, यानी कि 2 2 जा 4 -1 3, हमें 3 चाहिए और ये 3 दे रहा है। इसका मतलब ये फार्मूला बोल रहा है H2 स्पेस में 3 वैल्यू आएगी, तो ये भी हो सकता है। लेकिन बी जो है ना, बी भी बोल रहा है कि H2 स्पेस जब आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 आएगा। अब ये तो हो गया ना कि हम KBC के तरीके भाई 50-50 लाइफलाइन पे आप आ गए हैं H2 स्पेस का यूज करके। ये तो हो गया कि बी और डी ये दोनों सही हो सकते हैं, ए और सी को डिस्कार्ड कर लिया हमने। अभी अपने हाथ में क्या है भाई, H2 स्पेस देखा था, अब H3 स्पेस देख लेते हैं। अब हम 2 क्रॉस 2 की जगह पे क्या करने वाले हैं, 3 क्रॉस 3 की मैट्राइसेज कंसीडर करेंगे और देखते हैं वहाँ कितनी इंडिपेंडेंट एंट्रीज हैं। इस कंडीशन का उपयोग करने के बाद कितनी स्वतंत्र प्लेसेज बच रहे हैं, इंडिपेंडेंट प्लेसेज बच रहे हैं, वही डायमेंशन आपका मैट्राइसेज स्पेस में होता है। तो यहाँ पे मैंने वही सॉल्व करके दिखाया कि बी और सी के ऑप्शंस हैं अभी आपके पास। तो क्या करेंगे, 3 क्रॉस 3 के पास चलेंगे, क्योंकि आप काउंटर एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं और तब तक आप किसी एक को सही नहीं बोल सकते जब तक बाकी 3 के गलत होने की प्रोबेबिलिटी आपको 100% ना मिल जाए। ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेंगे, फिर से पोजिशनल इंडिसेज का सम करेंगे, क्योंकि हमें AIJ ऐसे इंट्रीज को बराबर करना है जिनके इंडिसेज का सम इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो मैंने वही कर रखा है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स जनरल मैट्रिक्स ली है, पोजीशंस का सम करा है यहाँ पे मैंने, और देखा कि पहली पोजीशन पे 2 सम करने पे, इंडिसेज का सम करने पे 1 + 1 2 आ रहा है, फिर 3 4 ये मैंने कर रखा है। तो यहाँ पे जितने इक्वल फिगर्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग ये इन्फ्रेंस निकलता है कि वहाँ पे इंट्रीज सेम होंगी। और हमें पता है कि हमें इंडिपेंडेंट इंट्रीज खोजनी है। मैट्राइसेज के स्पेस में जितनी स्वतंत्र प्लेसेज होते हैं वही उस मैट्राइसेज स्पेस का डायमेंशन बताते हैं। तो अपने केस में जब हम H3 स्पेस में है, जहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन AIJ = ARS प्रोवाइडेड बाई I + J = R + S, तो उस पर्टिकुलर केस में कितनी इंडिपेंडेंट एंट्रीज बनेंगी। देखिए भाई, 2 तो सिंगल है, ठीक है, इसका मतलब A11 एंट्री इंडिपेंडेंट है, इसको हमने सर्कल कर रखा है, ब्लैक सर्कल पहले से। ठीक है, A12 की बात करें तो 3 3 2 पोजीशंस हैं, यानी कि A21 एंड A12 विल बी सेम, तो दोनों सेम है भाई, किसी एक को इंडिपेंडेंट मान सकते हो। ठीक है, तो हमने A12 को मान लिया, सॉरी हाँ A12 को मान लिया और मैंने इसको ड्रॉप कर रखा है, बल्कि सेम ही लिख रखा है मैंने इसीलिए इसको। ठीक है, फिर 4 आपका 3 लोग 4 आ रहे हैं, A13 A22 और A31 तीनों की पोजिशनल वैल्यूज 4 आ रही। मतलब क्या है कहने का, हमारी शर्त के अनुसार CSIR ने जो क्वेश्चन दिया है, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये तीनों प्लेसेज पे सेम एंट्री जानी चाहिए। तो इंडिपेंडेंट एंट्री कौन होगी, तीनों में से कोई किसी एक को कंसीडर कर लेते हैं, तो A13 को मैंने कंसीडर कर लिया है। इसी तरह सर्कल हमने करा है इंडिपेंडेंट एंट्रीज को, 3 बुक हो चुका है, 4 बुक हो चुका है, 5 के लिए 2 लोग हैं दावेदारी में, तो किसी एक को हम सेलेक्ट करेंगे, A23 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं एज ए इंडिपेंडेंट प्लेस। 6 आपका अकेला है, पोजिशनल वैल्यू 6 केवल A33 दे रहा है, तो A33 इंडिपेंडेंट होगा। तो H3 के केस में, एक ऐसी मैट्राइसेज स्पेस के केस में जहाँ पे 3 क्रॉस 3 की मैट्राइसेज कंसीडर हो रही हैं और एक पर्टिकुलर शर्त है कि 2 एंट्रीज बराबर हो जाएंगी आपस में अगर I + J = R + S, उनके पोजिशनल इंडिसेज का सम बराबर हो जाए। तो आपको क्या मिला, 1 2 3 4 5, 3 क्रॉस 3 के केस में आपको 5 इंडिपेंडेंट एंट्रीज मिली, तो इसका मतलब H3 के स्पेस में डायमेंशन क्या होगा, 5 होगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे थे ना, उन दोनों ऑप्शंस में अब n की वैल्यू 3 रखेंगे और देखते हैं 5 कौन देता है। ठीक है, उन दोनों ऑप्शंस में हम क्या करेंगे, जो 2 ऑप्शंस हमारे पास बचे थे उसमें n की वैल्यू हम रखेंगे 3, हमारे पास B और D की प्रोबेबिलिटी बची थी, तो अब हम n की वैल्यू 3 रखेंगे और देखते हैं कि कौन 5 देता है। तो अगर 3 आप यहाँ B में रखते हैं तो 9 - 3 + 1 इट विल बी 9 + 1 10 - 3 दैट इज़ 7। चलो, B ने आपको छोड़ दिया, B आपका साथ नहीं दे रहा है क्योंकि वो 7 वैल्यू दे रहा है और आपको चाहिए 5, तो B का ऑप्शन गलत है।
अब आपने ए बी सी को डिस्कार्ड कर लिया है तो डी ऑब्वियसली ट्रू होगा, एमसीक्यू पैटर्न है, बट चेक कर लेते हैं। 2n-1 2 3 just 6 -1 दैट इज 5। मतलब डी वाला फॉर्मूला ऐसा है जो HN स्पेस में आपको डायमेंशन की वैल्यू देगा। एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं था हमारे लिए इतना जल्दी डेवलप कर पाना HN स्पेस में, सो हमने 2 और 3 स्पेस में करके देखा। आप हॉल में कर सकते हैं, मुझे एक्सप्लेन करना था सो दैट आपको 25 मिनट्स लग गए, बट आप हॉल में इसको इजीली कर सकते हैं, क्योंकि I+J=R+S की जो कंडीशन है वेल नोन कंडीशन नहीं है कि आपको पहले से फॉर्मूला याद हो। तो आज की इस पूरी जर्नी में प्रॉब्लम को ब्रेक करने में हमें 2-3 चीज़ें तो सीखा हमने, अगर हमको पहले से नहीं पता था। पहली चीज़ क्या हमने सीखा कि किसी भी वेक्टर स्पेस में जो डायमेंशन होता मैक्सिमम इंडिपेंडेंट एंट्रीज कितनी हैं वही बताता है आपका डायमेंशन। अलग अलग केसेज में फार्मूले डेवलप हो जाते हैं, जैसे अपने HN के केस में फार्मूला 2n-1 निकल के आया, और सिमेट्रिक मैट्राइसेज के केस में तो हमने याद कर रखा है हमेशा के लिए कि nn+1/2 आपका आंसर आता है। वो इस प्रॉब्लम में हम नहीं यूज कर सके क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्राइसेज की केस नहीं दी हुई थी, ठीक है। और मैट्राइसेज स्पेस में अगर सिंपल मैट्राइसेज स्पेस की बात करें, सॉरी सिंपल जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में एक टर्म है तो सिंपल की बात नहीं कर सकते। सिंपल कहने का मेरा मतलब यह है कि जनरल आप n×n की मैट्राइसेज का स्पेस कंसीडर करें ना, तो वो रियल फील्ड के ऊपर उसकी डायमेंशन होती है n², क्योंकि आप कोई भी मैट्रिक्स लेंगे तो अगर सारी एंट्रीज इंडिपेंडेंट हैं तो n² एंट्रीज आपके पास होती हैं सेलेक्ट करने के लिए। तो मैट्राइसेज स्पेस में यू हैव डायमेंशन n²। इसके बाद एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी, आई होप इंड है, ओके। तो मैट्राइसेज स्पेस की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती, और एक आपको यही की नोट पता होता कि किसी भी स्पेस में इंडिपेंडेंट एंट्रीज काउंट करनी होती हैं, और जब आपको कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो काउंटर एग्जांपल्स के थ्रू काम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में ऐसी कोई और प्रॉब्लम के साथ, और हम उसकी करेंगे डिटेल एनालिसिस। तब तक के लिए आप चीज़ों को रिवाइज करिए और एंजॉय करिए। ओके बाय।